तो चलिए फिर अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग पर। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी रहें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा, आप इसे कॉपी करेंगे वन बाय वन। लिखिएगा हेडिंग आप, लेवल्स ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण के स्तर। ठीक है, और यही आपके लेवल ऑफ लर्निंग भी होते हैं। यानी कि अधिगम के स्तर भी होते हैं। ठीक है ना, फिलहाल तो हम शिक्षण के स्तर के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट ये आपको ध्यान रहे कि अगर कोई आपसे लर्निंग लेवल पूछता है तो वो भी यही है। सबसे पहला है आपका मेमोरी लेवल। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल को बोलते हैं स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग को आप बोलते हैं बोध स्तर, और रिफ्लेक्टिव को बोलते हैं आप रिफ्लेक्टिव ही लिख लीजिए इसको। ठीक है, वैसे तो व्यवहारिक होता है ये। क्लियर हो गया? तो जिनका मीडियम हिंदी भी है वो समझने के लिए हिंदी जरूर लिखे, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि हमको जब पढ़ रहे होते हैं तो थ्रू आउट इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, बट टेक्निकल जो टर्म्स होंगे वो आप प्लीज इंग्लिश में नोट करिएगा। मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसकी मैं ब्रीफिंग करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कई बार क्या होता है जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो जैसे अभी अगर हम आपको अभी इस क्लास की बात करें, मैंने आपको इससे पहले फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ाया था। तो जब आपने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ा तो अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि फेजेस ऑफ टीचिंग तीन होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इंटरेक्टिव क्या होता है, पोस्ट एक्टिव का मतलब क्या होता है, और आप नहीं बता पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपने याद कर लिया है, रट लिया है। ठीक है, क्योंकि जो जो शब्द लिखे हुए थे आपने सशब्द उनका वर्णन कर दिया, राइट, वर्ड बाय वर्ड आपने सुना दिया, बट आपको उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जब आप क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, जैसा पढ़ा था आपने वैसा ही स्टेटमेंट दे दिया, तो इट मीन्स क्या है, आपका सिर्फ मेमोरी लेवल डेवलप हुआ है। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ठीक है, अपने शब्दों में जब आप एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, आपने जो भी पढ़ा है, जैसे आपको मैंने फिजिक्स ऑफ टीचिंग में पढ़ाया था, अब आप अपने शब्दों में और अपने उदाहरणों के माध्यम से अपने एग्जाम्पल्स बना करके उस कंटेंट को समझा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब खुद सोचिए कि आपको जो आपने लिखा है वो एज इट इज रटने में ज्यादा मेहनत लगती है, या फिर आपने जो लिखा है उसको समझ करके अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना और उसके लिए एग्जाम्पल सोचना, इसमें मेहनत लगती है? बताइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर आपको जैसे ये लिखा हुआ है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट आर द लेवल ऑफ टीचिंग, तो आपने बोला मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी आपको, या मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेन ऑल दीज इन योर ओन वर्ड विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसको मेहनत लगेगी, बताइए। सर रटने में ज्यादा लगेगी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि रटने में हम ज्यादा टाइम टेकिंग होगा हमारे लिए, समझना और समझाना सरल होगा, क्योंकि हम चीज समझ गए हैं तो हम उसको समझा भी सकते हैं। बिल्कुल। अभी आप क्योंकि आप टीचर है, आप का जो लेवल है वो हाई है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। एक छोटे बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो छोटे बच्चे के लिए शब्दों को रटना बहुत आसान होता है, उन शब्दों को एक्सप्लेन करना टफ होता है, क्योंकि उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा अनुभव नहीं रहता है उनको, है ना। तो आप, जी है ना, कोई भी टॉपिक को ले लीजिए, आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, चाहे वो साइंस का हो, चाहे अदर देन साइंस सब्जेक्ट का हो, वहां पर जब भी आपको एक्सप्लेन करना हो, अपने शब्दों में लिखना हो, टिप्पणी लिखनी हो, तो शब्द बहुत कम रह जाते हैं हमारे पास। ठीक है, फिलहाल तो रटना टफ आपने इसलिए बोल दिया मैम, क्योंकि समझी हुई चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ईजी रहता है, लेकिन
एज इट इज वर्ड बाय वर्ड लिखना डेफिनेशन टाइप, वो थोड़ा टफ पड़ जाता है ना। बट अगर बात करें हम बच्चों के स्तर से या जी अपने सर, स्तर से ही बात करें, तो डेफिनेशन टफ हाँ, होता है। तो जो टॉपिक्स आपको दिए हैं उनको रटना बहुत आसान रहता है, उनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत टफ होता है। आपसे ये कहा जाएगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो बताइए क्या क्या होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर, तो आपने जो पढ़े उनको आप लिख तो दोगे आसानी से, लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को आप कम से कम 500 शब्दों में एक्सप्लेन करें, तो वहां पर थोड़ा सा हमको सोचना पड़ता है। तो यही चीज है कि जो थॉट प्रोसेस होता है हमारा, वो क्या होता है, मेमोरी लेवल में कम होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में ज्यादा होता है। और आगे जो हम इसका वो करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो इसके आधार पर ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा है मेमोरी लेवल। आप देख लीजिएगा, वन बाय वन पॉइंट को आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, कि जो नेचर है इसका कैसा है, लीस्ट थॉटफुल। प्रकृति कैसी है, मेमोरी लेवल लिखिएगा आप, प्रकृति, इसको नेचर को प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, कम चिंतनशील, कम चिंतनशील, ठीक है ना। ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़े होंगे आप लोग, ब्लूम में भी तो ये होता है, क्यों, पहले मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, है ना, और फिर आपका सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। तो ये जो हैं, ये तीनों तो आपके टॉप लेवल के हो जाते हैं, लेकिन ये मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग आपके बहुत मिनिमम लेवल के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो सबसे कम चिंतनशील जो होता है वो क्या होता है, आपका मेमोरी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ फैक्ट। इसको आप प्लीज याद रखें, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ फैक्ट, ठीक है ना। केवल तथ्यों को अथवा सूचनाओं को, तथ्य एवं सूचनाएं, सूचनाओं को प्राप्त करना। समझ में आ रहा है, आपने ये सूचना प्राप्त कर ली कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो ये हुई सूचना, राइट। आपसे कोई कहेगा बताओ कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं नहीं बढ़े, आपने बोला हाँ बढ़े हैं, सूचना मिल गई आपको, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कितना बढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है कि 0.27 पैसा बढ़ा है आज, तो आपको वो भी याद है। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहेगा कि बताओ कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े हैं, तो अब वहां पर क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, हालांकि वहां पर फैक्ट काम कर जाते हैं, बट फिर भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में मेमोरी लेवल टीचिंग जब हमारी होती है, तो हम बच्चों को सिर्फ क्या करते हैं, तथ्य समझाते हैं। तथ्य मतलब अकबर कौन था, अकबर के पिता का नाम क्या था, खत्म, तथ्य हो गए आप, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, ये सब क्या है, तथ्य सूचनाएं हैं आपकी। तो इसमें बच्चे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसके अंदर, क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी सर। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता। ये वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जब किसी भी एक प्रश्न का, ठीक है, हमेशा एक ही उत्तर होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे दिल्ली। यही प्रश्न अगर अमेरिका में बैठे किसी एक इंसान से पूछते हैं जिसने भारत को देखा नहीं है, वो गूगल करेगा, सर्च करेगा और बोलेगा दिल्ली, ठीक है। दुनिया के किसी भी इंसान से पूछेंगे भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो बोलेगा दिल्ली, यस और नो। तो इट मींस ये, सर हाँ, ये जो फैक्ट है ये क्या होते हैं, हमेशा आपके ऑब्जेक्टिविटी के साथ होते हैं, यानी कि जो आंसर आप दे रहे हैं वही आंसर हर कोई देगा, कोई नया आंसर नहीं आएगा। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी सूरज की चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो जो आंसर आपका है वही आंसर सबका रहेगा, दिस इज फैक्ट, यस और नो, है ना। तो इस प्रकार से जो फैक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो हमेशा, उसके जो उत्तर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिविटी के साथ होते हैं, वस्तुनिष्ठता के साथ होते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अपने कोई लैंग्वेज का यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपनी तरफ से कोई एड ऑन करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो बच्चा क्या करता है, या तो रिकॉग्नाइज करता है यानी कि पहचानना, ठीक है, या तो पहचानता है। कैसे पहचानेगा, मतलब बताओ भाई, आपने
ये शेप बनाया और पूछा बेटा इसको क्या बोलते हैं, बच्चे ने पहचान की त्रिभुज बोलते हैं। आपने ये शेप बनाया, ये शेप बनाया और ये शेप बनाया, आपने कहा कि बेटा इनमें से त्रिभुज की पहचान करो, बच्चे ने बोला ये है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यस और नो? यस सर। हाँ तो Yes, sir. हाँ तो ये है आपका पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना। और आप देखिए ना, इसी में ऑब्जेक्टिविटी भी छुपी हुई है। कोई भी बच्चा इसे त्रिभुज ही कहेगा जिसने पढ़ा है इसको। कोई भी बच्चा इन 3 फिगर में त्रिभुज पहचानने के लिए कहा जाएगा तो इसी को टिक करेगा कि अगर पढ़ा है उसने तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिविटी, है ना। रिकॉल मतलब याद करना। आपने बच्चे से कहा कि पहाड़े सुनाओ, 5 का पहाड़ा सुनाओ, 6 का पहाड़ा सुनाओ, टेबल सुनाओ। इट मीन्स तो बच्चा सुना रहा है, इट मीन्स वो रिकॉल कर रहा है। कभी आपने देखा होगा बच्चा बोलता है कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब ये जो है इट मीन्स वो उस समय क्या कर रहा है, मेंटली उसको रिकॉल करने का कोशिश कर रहा है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना? तो इस प्रकार से आप जब जी सर। डेफिनेशन पूछते हैं या फिर आप कोई फैक्ट पूछ रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी जो उसने सुना है उसको रिकॉल करता है। सोचता कुछ नहीं है, रिकॉल करता है और उसको एज इट इज बोल देता है। तो ऐसी स्थिति में रोल ऑफ टीचर क्या है? टीचर का बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं रहता है, क्योंकि टीचर ने क्या करना है, जैसे माना कि टीचर आपका ये आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ये 3 पॉइंट पढ़ाने जा रहा है, वो जाएगा आपसे बोलेगा बेटा कॉपी खोलो, हेडिंग डालो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, चलो नोट करो, नेचर लीस्ट थॉटफुल, मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, रिकॉल ऑब्लिक रिकॉग्निशन, रोल ऑफ टीचर डोमिनेंट एंड अथॉरिटेरियन, टेलिंग विदाउट केयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इतना टीचर ने बोला, आपने कॉपी कर लिया, खत्म हो गई क्लास। टीचर ने आपको समझाया नहीं है। तो यहाँ पर टीचर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा फोकस नहीं करता है ना, इसीलिए लिखा है विदाउट केयरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बच्चे को समझ में आएगा नहीं आएगा इससे टीचर का कोई संबंध नहीं है। टीचर को क्लास में जाकर के अपना टॉपिक पढ़ा देना है। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यस और नो? Yes. हाँ यस सर। हाँ। अब इसके साथ जब टीचर ऐसा कर रहा है, बच्चे ने कहा कि मैडम मैडम मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो रिकॉग्निशन लिखा है इसका मतलब क्या होता है। बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया, टीचर ने उसका आंसर नहीं दिया और ये बोला कि बेटा जितना लिखा है उसको लिखो, ज्यादा क्वेश्चन मत करो। इट मीन्स टीचर क्या कर रहा है, क्लास के अंदर डोमिनेट कर रहा है, मतलब बच्चों को पूछने का अधिकार ही नहीं दे रहा है, मतलब क्लास का मोदी बन गया है वो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अभी आप लोग बीजेपी वाले होंगे तो मेरे खिलाफ केस कर दोगे। तो डोमिनेट कर रहा है मतलब क्लास के अंदर, जैसे हमारे फैमिली में होता है ना पहले, अब तो नहीं होता है, अब तो खैर बहुत फ्रीडम मिलती है। पहले क्या होता था, घर के दादी दादाजी हो गए, घर के पापा, मतलब जो भी फाइनेंशियली पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, जो पैसा खर्च कर रहा है घर के रहन सहन के लिए या फिर सर्वाइवल के लिए, वो डोमिनेट करेगा। हर चीज उससे पूछी जाएगी। आपने कहा मम्मी मम्मी ड्रेस चाहिए, मम्मी कहेगी रुक जा बेटा शाम को पापा को आने दे, पूछ करके फिर बताती हूँ कि ड्रेस मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने कहा मम्मी मम्मी मुझे पिकनिक में जाना है, 100 रुपए दो, मम्मी ने कहा बेटा शाम को पापा को आने दे, पापा से पूछ के दूंगी। यस और नो? ऐसा होता नहीं होता है? यस सर। Yes. अगर अगर सोचो ये क्या, वो डोमिनेशन हो गया फादर का। अगर मम्मी खुद जॉब में है तो क्या बोलेगी अम्मी, ले बेटा 100 रुपए ले जा, या फिर बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स कि जब पावर मम्मी के पास है तो मम्मी डिसीजन मेकर हो जाती है, डिसीजन खुद लेती है ना, तो वहां पर मम्मी डोमिनेट कर देती है। लेकिन अगर पावर पापा के पास है तो फिर जो डिसीजन होते हैं वो पापा द्वारा लिए जाते हैं, यानी कि डोमिनेट कौन करता है, पापा करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल पावर के आधार पर। ठीक है, कहीं पर सोशल रिस्पेक्ट की बात आती है तो वहां पर फिर जो एल्डर पर्सन होता है घर का, उससे परमिशन ली जाती है। तो ये सिंपल सी बात है डोमिनेशन की, कि जो बड़ा कहेगा वही होगा। ऐसे ही जहां पर डोमिनेट कर रहा है टीचर, तो जो टीचर कहेगा वही होगा। टीचर ने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना है, मुझे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, तो बिल्कुल नहीं देगा वो, और आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और इस प्रकार की टीचिंग को हम अथॉरिटेरियन टीचिंग कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया है जब हमारी डेमो क्लासेस चल रही थी, बट ये आगे और पढ़ाऊंगा आपको एक बार में, क्योंकि डेमो क्लासेस में जो हम डिस्कस करते हैं उसको हम अगेन रेगुलर क्लास में दोबारा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टाइप होता है अथॉरिटेरियन टीचिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि वही डोमिनेशन वगैरह होता है टीचर का, उसको हम अथॉरिटेरियन टीचिंग बोल देते हैं। ठीक है, जैसा पहले के समय में गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, गुरुजी के पास ज्ञान है, आपके पास किताबें नहीं है, बाहर से आप खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, जो भी पूछना है गुरुजी से ही पूछना है, गुरुजी ही आंसर देंगे। तो उस स्थिति में गुरुजी के पास क्या थी, शिक्षण की सत्ता थी। गुरुजी चाहेंगे तो शिक्षण
जिसको चाहेंगे उसको पढ़ाएंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये आपका जो क्लासिकल टीचिंग थ्योरी होती है उस पर बेस्ड होती है। अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है इसको हम अलग से पढ़ेंगे, मैं पहले ही कट कर दिया इसको। मोटा मोटा समझने के लिए समझ लो तानाशाही। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया है ना, जो वहां का शासक है वो जो कहता है सबको वही करना होता है, तो वैसे ही हो गया आपका, समझ लो तानाशाही प्रकार की जो शिक्षण होता है उसको हम अथॉरिटेरियन टीचिंग कह देते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जी सर। किसी के माइंड में कैसा भी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मेरा ये क्लास लेना बेकार है, क्योंकि ये सब कुछ आपको यूट्यूब में इजीली अवेलेबल हो जाता है। बस अंतर यह है कि यूट्यूब में आप इंस्टेंट क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो, और यहाँ पर आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए मैं कह रहा हूँ बार बार। अच्छा, मोटिवेशन कैसा होगा? बच्चे को पता ही नहीं है कि जो बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया है, माना टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया, बच्चे को पता ही नहीं कि आंसर सही है गलत है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो उस स्थिति में टीचर बताता है कि आंसर सही है गलत है, क्योंकि टीचर ने बोला कि सही है तो सही है, टीचर ने बोला गलत है तो गलत है। तो इस प्रकार से जो मोटिवेशन है वो बाहरी रूप से मिलता है, बच्चे को अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बच्चे का आंसर सही होने पर जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है उसमें किसी प्रकार की शाबाशी रिवॉर्ड वगैरह मिलता है। तो जब बच्चे को रिवॉर्ड मिलता है यानी इनाम मिलता है या शाबाशी मिलती है, तो बच्चा समझता है कि हाँ मतलब कि मैं सही हूँ, तो उस स्थिति में उसको बाहरी अभिप्रेरण मिलता है। अर्थात अभिप्रेरण उसको बाहरी व्यक्ति से मिलता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके घर के बड़े मेंबर्स हो, चाहे कोई उसका फ्रेंड हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सट्रिंसिक बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपसे ही बात कर लेते हैं, आप जब नोवेल पढ़ते हैं, मेरी बात को समझना और उत्तर देना, जो पढ़ता है, आप जब नोवेल पढ़ते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको अंदर से खुशी मिल रही होती है, बाहर से कहता है अरे वाह तू पढ़ाई कर रहा है भाई, मजा आ गया, ऐसा कुछ होता है क्या? अंदर से खुशी। यस, अंदर से खुशी मिल रही है, तो वो अंदर से जो खुशी मिल रही है वही आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। इंट्रिंसिक मतलब कि आंतरिक। लेकिन यहाँ पर आपको आंतरिक खुशी नहीं मिलती, बच्चे को आंतरिक खुशी पढ़ने में कभी मिलती ही नहीं है। मजे की बात तो ये है। और क्यों नहीं मिलती है, इसका बहुत बड़ा कारण है फिलोसफी की अगर हम बात करें, क्योंकि ह्यूमन नेचर में लर्निंग तो है, ह्यूमन नेचर में लर्निंग तो होती है, लर्निंग तो हमारी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, बट वो लर्निंग जो है वो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब वो मूल प्रवृत्ति होती है ना। जब फोर्सफुली एक क्लासरूम के अंदर बैठा करके पढ़ाया जाता है, वो बच्चे की एक प्रवृत्ति नहीं है। नेचर ऑफ मेथड एम्प्लॉयड, अब आपको बच्चे की सिर्फ मेमोरी लेवल डेवलप करनी है, बच्चे को रटाना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेथड यूज करने की जरूरत है नहीं। आप क्या करते हैं, सिर्फ टीचर या सब्जेक्ट सेंटर्ड जो मेथड होता है उसको यूज करते हैं। स्पेशली बात करें तो लेक्चर मेथड यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, लेक्चर मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, नेचर ऑफ मेथड, शिक्षण विधि, लिखिए, विषय एवं शिक्षक केंद्रित, जो सब्जेक्ट की डिमांड होगी वैसा पढ़ाया जाएगा, जो टीचर चाहेगा जिस तरीके से वैसा पढ़ाया जाएगा, बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले ही हम बात कर चुके हैं, टीचर ये मतलब ये सोचता ही नहीं है कि बच्चा समझ में आ रहा है, बच्चे को नहीं आ रहा है, उसे सिर्फ क्लास के अंदर पढ़ाने से मतलब होता है। क्लियर हो गया? तो मेथड या विधि कैसी है आपकी, विषय अथवा विषय एवं शिक्षक केंद्रित। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेक्चर मेथड, एग्जाम्पल क्या एक यही होती है, और थोड़ा प्रश्न उत्तर विधि भी होती है इसमें, बट आप लेक्चर मेथड लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये मेमोरी लेवल तो ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। बाकी जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, फिर इसका आज की क्लास में इतना ही करते हैं।